हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आई सेकेंड में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र की 10वीं इकाई में आपको पढ़ा रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसमें पिछली क्लास में मैं आपको निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ाया था। अब निर्वाचन आयोग का जो बचा हुआ पार्ट है वह मैं आज आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह भारत का निर्वाचन आयोग, इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। उसका जो बचा हुआ भाग है मैं आज आपको पूरा पढ़ाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें शुरू करते हैं। आयुक्तों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, अब आयुक्तों की संख्या में परिवर्तन, इसका मतलब ये होता है कि हमारे भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है, तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, तो भारत के निर्वाचन आयोग में हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में 3 आयुक्त हैं, मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। अब ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इसको छोड़कर जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, तो कब कब इनकी संख्या बढ़ाई गई है और कब कब इनकी संख्या घटाई गई है, इसके अंतर्गत मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि हमारे भारत में कब कब इन आयुक्तों की संख्या में परिवर्तन किया गया है। तो पहले देखिए यहाँ पर कि भारत में 1950 में, तो 25 जनवरी 1950 को हमारे भारत में निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है और 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। और इसी कारण अपन देखते हैं कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक, कब से कब तक, जब से हमारा भारत में निर्वाचन आयोग को स्थापित किया गया था, तो 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक ये जो भारत का निर्वाचन आयोग था, ये एक सदस्यीय था। एक सदस्य का मतलब ये होता है कि इस समय हमारे भारत में जो भारत का निर्वाचन आयोग था, तो इसमें एक ही आयुक्त था, 2 अन्य चुनाव आयुक्त नहीं थे। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ, तो इस समय अपन देखते हैं केवल एक ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था, जिसको मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। तो ये एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, कब से, 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक। फिर 15 अक्टूबर 1989 को क्या हुआ, तो इस समय हम देखते हैं कि हमारे भारत में एक संविधान संशोधन होता है। ठीक है, तो भारत में एक संविधान संशोधन हुआ और उस संशोधन का नंबर क्या था, तो 61वां संविधान संशोधन 1989। ये संविधान संशोधन होता है हमारे भारत में। अब ये संविधान संशोधन का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि 61वां तो नंबर था, वो संविधान में जो संशोधन हुआ था, तो संविधान में थोड़ा सुधार करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, उसे कहा जाता है संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन ये 1989 की बात है। तो इस वर्ष हम देखते हैं कि हमारे भारत में राजीव गांधी की सरकार के समय जो मतदान की आयु थी, तो मतदान की आयु ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। आ रहा समझ में, तो जो मतदान की आयु थी ये 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, ये 18 वर्ष कर दी गई थी। आ रहा समझ में। और इसी समय अपन देखते हैं कि हमारे भारत में 16 अक्टूबर 1989 को, ठीक है, कब, 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के जो कार्यभार थे, आयोग पर जो भार था, इसको कम करने के लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की थी। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत में 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कब की गई थी, तो आपको याद रखना होगा कि 16 अक्टूबर 1989 की बात है, 1989 की बात है। उस समय हम देखते हैं कि हमारे भारत में राष्ट्रपति ने 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की ओर नियुक्ति कर दी थी। आ रहा समझ में। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, तो आगे अपन देखते हैं कि हमारे भारत में अब यह आयोग कैसा हो जाता है, बहुसदस्यीय हो जाता है। मतलब हमारे भारत का जो निर्वाचन आयोग था, अब ये बहुसदस्यीय हो गया। बहुसदस्यीय का मतलब इसमें एक से अधिक हो गए, मतलब 3 आयुक्त इसमें काम करने लगे थे। एक इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त था और 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे। तो ऐसे इसमें अपन देखते हैं कि 3 सदस्य इसमें काम करते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, ऐसे 3 लोग इसमें काम करते थे। फिर इसके बाद में क्या हुआ, आगे चलकर हम देखते हैं कि हमारे भारत में 1990 में, 1990 की बात है, तो 1990 में हम देखते हैं कि हमारे भारत में फिर से ये जो 2 निर्वाचन आयुक्त थे, जिसको 1989 में, ठीक है, 16 अक्टूबर 1989 को हमारे भारत के राष्ट्रपति ने 2 अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त किया था। तो 1990 में फिर से ये 2 निर्वाचन आयुक्तों को पद को समाप्त कर दिया गया। फिर से क्या हो गया, तो फिर से हमारे भारत में अब एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त बचा। कितने बचे, 1। तो एक यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त बचता है या एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी बचता है। तो फिर से यहाँ पर जो निर्वाचन आयुक्त था ये 1 सदस्यीय हो गया। कितना हो गया, ये फिर से 1 सदस्यीय चुनाव आयोग हो जाता है ये।
अब यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी था या मुख्य चुनाव आयुक्त था, अब यहाँ पर अकेला कार्य कर रहा है। तो ये कब से कब तक किया इसने, इस पर अपन देखते हैं 1990 से इसने अकेले ने कार्य करना शुरू किया। फिर क्या हुआ, अक्टूबर 1993 की बात है। तो अक्टूबर 1993 में, अक्टूबर 1993 में 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की फिर से नियुक्ति कर दी गई। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड कि 1990 में पहले तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में 1989 में 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति ने की। 1990 में फिर हटा दिया 2 को। फिर 1993 में, अक्टूबर 1993 में फिर से 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई। आ रहा समझ में। तो जब ये 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कर दी जाती है तो फिर से यह आयोग कितने सदस्यीय हो जाता है, तो यह आयोग 3 सदस्यीय हो जाता है। यह आयोग कितने सदस्यीय हो गया, 3 सदस्यीय हो जाता है। आ रहा समझ में। अब इसमें 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त इसमें हो जाते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पर हमारा भारत का जो निर्वाचन आयोग है अब ये 3 सदस्य के रूप में कार्य करने लगा। बहुसदस्यीय चुनाव आयोग हो जाता है। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त 1 और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, ऐसे इसमें ये 3 निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर हो जाते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे भारत में पहली बार 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कब की जाती है, तो 1989 आपको याद रखना होगा। फिर ये पूछा जा सकता है कि ये फिर से ये 2 सदस्यों को कब हटा दिया गया था, तो 1990 में। फिर पूछेगा कि फिर पुनः कब से 2 और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, तो आपको याद रखना होगा अक्टूबर 1993। तो अक्टूबर 1993 से लेकर आज तक अपन देखते हैं वर्तमान तक 2022 तक हमारे भारत में ये 3 चुनाव आयुक्त काम कर रहा है, या जो 3 सदस्यीय यह निर्वाचन आयोग कार्य कर रहा है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे भारत में पहली बार तो जब हमारे भारत में 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है तो उस समय पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए थे, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए थे, तो आपको याद रखना होगा सुकुमार सेन। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये सुकुमार सेन थे। इनका नाम आपको याद रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि भारत में चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, या प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा सुकुमार सेन। अब वर्तमान भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा राजीव कुमार। ये हमारे भारत के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं। कब से है ये, तो मई 2022 से अभी तक है ये, ध्यान रखना फ्रेंड। अब ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो आने वाले समय में जब भी ये चुनाव आयुक्त जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जब भी ये चेंज होंगे, जब भी ये परिवर्तित होंगे, तो आपको इनको अपडेट करके याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब जैसा मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि आने वाले समय में और कोई दूसरा बन जाए, तो आप इसको अपडेट करते रहना। ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें जो आपको याद रखना होगा कि हमारे भारत में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और ये 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो इन्हीं के पास हम देखते हैं कि समान शक्तियाँ होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद में जो इनके वेतन होते हैं, तो इनके वेतन के बारे में अगर बात की जाए, तो जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो इनकी सैलरी किसके बराबर होती है, इसके वेतन भत्ते, और इसके बाद में इनको अन्य लाभ भी प्रदान किया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनके वेतन होता है। किसका, जो हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए होती है पर मंथ। तो 2,50,000 रुपये प्रति माह इनकी सैलरी होती है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके समान इनकी सैलरी होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये मांग किसने की थी, तो जब हमारे भारत में टी.एन. सेशन भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, तो टी.एन. सेशन ने कहा था कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है या जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है, तो इसके जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, इसका अधिकार, इसके वेतन भत्ते, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान या न्यायाधीश के समान बराबर होना चाहिए।
तो उस समय से फिर अपन देखते हैं कि हमारी भारत सरकार ने, मतलब हमारी संसद ने ये प्रावधान किया और इसमें लिख दिया जाता है कि अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इन्हें वेतन दिया जाएगा। इनके वेतन भत्ते ये सब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं जब निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है तो आयोग बहुमत के आधार पर अपना निर्णय करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब मान लीजिए कि जो चुनाव आयोग होता है तो चुनाव आयोग के जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनके बीच में किसी बात को लेकर अगर विवाद होता है या किसी बात को लेकर मतभेद होता है तो ये अपना डिसीजन कैसे लेता है, अपना निर्णय कैसे देता है, तो बहुमत के आधार पर अपना निर्णय देता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में आगे आते हैं तो अगला पॉइंट है इसमें कि इसका कार्यकाल। तो जो मुख्य हमारे चुनाव आयुक्त होते हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल कितना होगा, इसमें अपन देखते हैं कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इनमें से जो भी पहले हो जाए ये आपको याद रखना होगा। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है इसके मुख्य चुनाव आयुक्त तथा जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी हो तब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है फ्रेंड कि जैसे मान लीजिए कि हमारे भारत में अभी जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, ठीक है। अब इनकी एज मान लीजिए हमने मान लिया जैसे 63 वर्ष, तो उदाहरण के लिए है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लिया हमने कि जो भारत के भी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनकी एज अभी कितनी है, 63 वर्ष है। तो ये कितने साल बाद रिटायर हो जाएंगे, तो जैसे इनकी एज ये 65 वर्ष होगी, कितनी 65 वर्ष, तो जैसे इनकी एज यहाँ पर 65 वर्ष हो जाएगी तो इनको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, मतलब ये रिटायर हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि इनकी एज कितनी है, 50 साल, कितनी है 50 वर्ष, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जो राजीव कुमार है इनकी उम्र कितनी है 50 वर्ष है, तो फिर ये कितने साल के बाद रिटायर होंगे, तो जैसे इनके 6 वर्ष होंगे, कितने 6 वर्ष, तो जैसे इनके 6 वर्ष पूरे होते हैं इनको अपना पद त्यागना पड़ेगा या इनको इस्तीफा देना होगा या फिर इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। आ रहा समझ में, तो 6 वर्ष पहले हो जाए या फिर 65 वर्ष पहले हो जाए, इनमें से जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर कार्य करते हैं। आ रहा समझ में, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है इनका कार्यकाल कितना होता है, तो भारत के निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं, ये आपको जरूर याद रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और इसके बाद अन्य चुनाव आयुक्त हैं, तो ये अपना त्यागपत्र कभी भी दे सकते हैं और इसके बाद में या तो फिर इनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो उससे पहले भी या तो कार्यकाल समाप्त हो जाए तब इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, या फिर ये खुद अपने मन से इस्तीफा दे दें, स्वेच्छा से इस्तीफा दे दें, या फिर इनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी इन्हें हटाया जा सकता है। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इनका कार्यकाल किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में समाप्त होता है, तो ये कुछ परिस्थिति हैं जो आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद में अगला आ जाता है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है या जो हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है भारत सरकार का, जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है, तो इसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसको हटाने की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि हमारी संसद में तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको भी इसी प्रकार से हटाया जाता है। आ रहा समझ में। बाकी जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं तो अन्य चुनाव आयुक्तों को हमारे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है या मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसके सिफारिश पर ही हमारे राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसको हटाने की प्रक्रिया वही है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, मतलब हमारी संसद में विशेष बहुमत के द्वारा इन्हें हटाया जाता है। आ रहा समझ में, तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया से इन्हें हटाया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में अब कुछ अनुच्छेद हैं इनके स्वतंत्रता के बारे में। तो हमारे भारत में जो निर्वाचन आयोग होता है तो इसके स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अनुच्छेद हैं जो आपको याद रखना होगा। तो हमारे भारत का निर्वाचन आयोग स्वतंत्र होकर कार्य करता है, निष्पक्ष होकर परिणाम घोषित करता है। तो देखिए इसमें प्रावधान है, पहला अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 324। तो अनुच्छेद 324 में
हमारे भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है यह स्वतंत्र होकर कार्य करता है, निष्पक्ष होकर कार्य करता है। यह किसी के दबाव में आकर कोई कार्य नहीं करता, यह किसी के दबाव में आकर परिणाम या रिजल्ट घोषित नहीं करता। आ रहा समझ में? तो ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है तो भारत का निर्वाचन आयोग को स्वतंत्रता के बारे में किस अनुच्छेद में इनका प्रावधान किया गया है, तो आपको याद रखना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इनकी स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसी अनुच्छेद के तहत हमारा भारत का निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर चुनाव करवाता है, किसी के दबाव में आकर कभी भी परिणाम घोषित नहीं करता, किसी भी राजनेता या किसी भी नेता के दबाव में आकर कोई चुनाव नहीं कराता। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला इसमें आ जाता है जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसके सेवा शर्तों में और उसकी नियुक्ति के पश्चात उसमें उसके पद के लिए या उसके पद से संबंधित कोई भी गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जब इसकी नियुक्ति हो जाती है तो इसकी नियुक्ति के बाद में इसके सेवा में और इसके बाद में इसके पद में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन, मतलब इसको कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा, ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो जब भी किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाएगा तो उसकी नियुक्ति के बाद हम देखते हैं कि इसके सेवा शर्तों में या इसके पद से संबंधित कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि उसका कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेगी हमारी सरकार, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेगी जिससे हमारी जो निर्वाचन आयोग है इसका मुख्य चुनाव आयुक्त को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान हो, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसकी नियुक्ति के बाद में। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें पॉइंट कि जो निर्वाचन आयोग होता है हमारे भारत का, तो इसमें जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं या अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं या इसके बाद जो प्रादेशिक चुनाव आयुक्त होते हैं इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसको हटाने की प्रक्रिया तो क्या है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है वैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। लेकिन जो दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं या इसके बाद में राज्यों के जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, तो हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी सिफारिश पर ही इन्हें हटा दिया जाता है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त काम करता है तो यह बिल्कुल स्वतंत्र होकर कार्य करता है। जब तक ये पद पर रहेगा स्वतंत्र होकर कार्य करेगा और उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आ जाता है कि हमारे भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तो उसको उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से इसे भी हटाया जाता है। मतलब ये कि हमारे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है तो मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। उसी प्रकार से हमारे भारत के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनको भी उसी प्रकार से हटाया जाएगा। मतलब हमारी संसद का जो 2/3 बहुमत होता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इसके 2/3 बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जब कोई भी प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर इन्हें इनके पद से हटाया जाता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी रीति से इनको भी हटाया जाता है। यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद में इनको हटाने का आधार क्या होगा, तो इनका हटाने का आधार है दुर्व्यवहार या असक्षमता। इसका मतलब ये हो जाता है कि सिद्ध कदाचार और असमर्थता भी इसको कहते हैं। अब ये सिद्ध कदाचार का मतलब क्या हो जाता है, तो सिद्ध कदाचार या असमर्थता, इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर कोई गलत व्यवहार के आरोप लगते हैं तो सिद्ध कदाचार मतलब सिद्ध मतलब सिद्ध होना और कदाचार मतलब बुरे व्यवहार। तो कदाचार का मतलब होता है बुरे व्यवहार,
जब इन पर सिद्ध हो जाए। आ रहा समझ में? तो इनके खिलाफ में वहां पर हटाने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा संसद में। फिर इसके बाद में असमर्थता, जब यह काम करने में सक्षम न हो, तो जब हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को यह पता हो जाए कि भारत के निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लंबे समय से बीमार हैं, ठीक है, कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनको हटाने के लिए हमारी संसद में एक संकल्प रखा जाएगा और यह संकल्प विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा। तो विशेष बहुमत का मतलब क्या हो जाएगा? तो यह विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3। तो लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से यह पारित होना चाहिए संकल्प और 2/3 बहुमत से ही यह राज्यसभा में भी पारित होना चाहिए, तब जाकर इन्हें हटाया जा सकता, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। आ रहा है समझ में? यह आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है कि हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट तो करते हैं। एग्जाम में अपने से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब राष्ट्रपति इनको अपॉइंट तो कर लेते हैं, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति तो कर लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इन्हें हटा नहीं सकते, मतलब राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते। तो यहाँ पर प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब तक हमारे राष्ट्रपति की इच्छा है, ठीक है, तो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ये अपना पद धारण नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, जो हमारे भारत का निर्वाचन आयोग होता है इसके कुछ शक्तियां और कार्य। अब इसके शक्तियां और कार्य कौन कौन से होते हैं? तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग हमारी संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति इनका चुनाव करवाता है। इसके बाद में हमारे राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं, तो राज्यों के विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती है, तो इनका चुनाव कौन संपन्न करवाता है? हमारे भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। आ रहा समझ में? तो ये जितने भी चुनाव हमारे भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है, तो इसके संबंध में हमारे भारत के निर्वाचन आयोग के पास 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो ये 3 प्रकार की शक्तियां कौन कौन से हो जाती है? तो एक प्रशासनिक शक्ति, सलाहकारी शक्ति और अर्धन्यायिक शक्ति। तो ये इसकी शक्तियां भी हैं और कार्य के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसमें अपन देखते हैं इसकी शक्तियां और कार्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि 3 प्रकार की इसके शक्तियां या कार्य होते हैं। तो पहला हो जाता है प्रशासनिक शक्ति, दूसरा हो जाता है सलाहकारी शक्ति और अर्धन्यायिक शक्ति। अब यहाँ पर प्रशासनिक शक्ति का अर्थ क्या हो जाता है? तो इसमें अपन देखते हैं कि जो हमारा निर्वाचन आयोग होता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग हम देखते हैं कि आचार संहिता की घोषणा करते हैं, और जब आचार संहिता की जब घोषणा कर दी जाती है तो उसके बाद में व्यवस्था करना, देखभाल करना, ये सब हमारे भारत के निर्वाचन आयोग का ही काम होता है। कहाँ पर कैसी व्यवस्था बनाना है, कहाँ पर कौन सी फोर्सेस को पहुँचाना है, ये सारा काम हमारे भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो यह शक्ति हमारे निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्ति कहलाती है। हमारा भारत का निर्वाचन आयोग ही यह आदेश देता है कि अगर जो पोलिंग बूथ होता है, मतलब जो मतदान केंद्र होता है, उस मतदान केंद्र में अगर 100 मीटर के दायरे में कोई ऐसा व्यक्ति जो वोटिंग मशीन को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को छूट गोली मारने का आदेश भी हमारा निर्वाचन आयोग दे सकता है। तो ये इसकी शक्ति क्या कहलाती है? प्रशासनिक शक्ति कहलाती है। तो हम देखते हैं कि कैसे देखभाल करना है, कैसे वोटिंग करवाना है, इसके बाद में वोट की डेट क्या होगी, मतदान की तारीख क्या होगी, ये सभी डिसाइड कौन करता है? हमारे भारत का निर्वाचन आयोग करता है। इसके बाद में सलाहकारी के रूप में काम करता है ये। तो हमारे भारत का निर्वाचन आयोग समय समय पर चुनाव से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित हमारे भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है, इसलिए ये इसके पास सलाहकारी शक्तियाँ भी होती है। फिर इसके बाद में इसके पास अर्धन्यायिक शक्ति भी होती है। अर्धन्यायिक शक्ति का मतलब ये होता है कि हमारे भारत में चुनाव से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान यह करता है, और अगर किसी भी नेता से, किसी व्यक्ति से अगर कुछ पूछताछ करना है तो हमारा जो निर्वाचन आयोग होता है, चुनाव आयोग होता है, यह उससे पूछताछ भी कर सकता है, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी नेता से या अन्य भारत के किसी भी नागरिक से, किसी भी मामले में यह पूछताछ कर सकता है। तो यह शक्ति इसकी अर्धन्यायिक शक्ति कहलाती है फ्रेंड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में मतलब कहने का ये है कि इसके पास, हमारे भारत के निर्वाचन आयोग के पास सिविल अधिकार भी होते हैं या दीवानी शक्तियाँ भी इसके पास होती है, जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें देखते हैं निर्वाचन आयोग की कुछ शक्तियों के बारे में। तो जो निर्वाचन आयोग होता है हमारे भारत का, ये एक संवैधानिक निकाय होता है, और इसके बाद दीवानी शक्तियाँ होती है, मतलब सिविल न्यायालय की शक्ति इसके पास होती है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है।
इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो निर्वाचन आयोग होता है तो भारत के भूभाग में किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। यहाँ पर जो समन शब्द आया है, इस समन का मतलब क्या होता है? बुलावा पत्र होता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब समन जारी करेगा मतलब बुलावा पत्र भेजेगा और साथ ही सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित या आवश्यक फाइलों की भी देखरेख कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि आयोग के पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि यह निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। और इसके बाद में जो भी उम्मीदवार होते हैं या दल होता है तो उम्मीदवारों पर और दलों पर कार्रवाई करने के लिए यह हमारे राज्यपाल से या हमारे भारत के राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। तो ये इसकी न्यायिक शक्तियां होती हैं जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको यहाँ पर हमारे आयोग के, भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है, इसकी शक्तियों के बारे में। अब इसके बाद में इसके कार्य पर आते हैं। तो अब इसके कार्य क्या क्या हो जाते हैं निर्वाचन आयोग के, देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो इसमें अपन देखेंगे कि हमारे भारत का निर्वाचन आयोग क्या क्या काम करता है। तो जैसे आचार संहिता लागू करना, इसके बाद में मतदान की डेट घोषित करना, इसके बाद फिर और क्या काम करता है। तो जैसे अपन देखते हैं, मान लीजिए किसी मतदान केंद्र पर वोटिंग मशीन चोरी हो गई है तो वहाँ का चुनाव रद्द करना, आ रहा समझ में। इसके बाद उपचुनाव करवाना। इसके बाद में जो टीवी चैनल होते हैं इन पर किस समय किस पार्टी का प्रसारण कितने टाइम के लिए होगा, ये सब डिसाइड कौन करता है? हमारे भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। तो ये भारत के निर्वाचन आयोग के कुछ कार्य होते हैं फ्रेंड। तो देखिए इसमें सबको एक एक से। पहला काम इसका क्या होगा? तो पहला काम यह है, तो संसद के सदस्यों को उनकी अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, ये इसका पहला काम है। आगे समझ में, हमारे भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है ये यह बताता है कि कौन सा संसद का सदस्य अयोग्य है। निर्हरता का मतलब क्या होता है? अयोग्यता। आया समझ में? अयोग्यता का मतलब क्या हो जाता है? तो अयोग्यता का मतलब ये होगा कि हमारे भारत में जो सदस्य होते हैं तो ये किन किन मामलों में अयोग्य हैं और इसके संबंध में हमारा निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को सलाह देता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि विधान परिषद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर यह राज्यपाल को परामर्श देता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर संसद के सदस्यों के संबंध में कोई अयोग्यता का मामला है तो हमारे राष्ट्रपति को बताएगा। और अगर जो विधान परिषदें होती है या जो हमारे विधानमंडल होते हैं तो विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, इससे संबंधित अगर कोई मामला है तो इन सदस्यों की अयोग्यता के बारे में ये हमारे राज्यपाल को सलाह देता है भारत का निर्वाचन आयोग, जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद में फिर हम देखते हैं कि हमारे भारत में कहीं पर हम देखते हैं जैसे रिंगिंग क्षेत्र होता है, मतदान केंद्र होता है और इस मतदान केंद्र पर मान लीजिए कि जो वोट डली है वह वोट मतलब वोटिंग मशीन को ही लूट लिया है, मतदान जो पेटियां होती हैं उनको नुकसान पहुंचा दिया गया है, या फिर हिंसा का कोई मामला आ गया है या हिंसा जैसी घटनाएं उत्पन्न हो चुकी है, और या जो अन्य अनियमितताएं, तो इसके आधार पर हमारा भारत का निर्वाचन आयोग उस तत्संबंधी क्षेत्र में, तत्संबंधी शहर में या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में ये चुनाव रद्द करने की घोषणा करता है, ये आपको याद रखना होगा। तो इन परिस्थितियों में हमारे भारत का निर्वाचन आयोग ये चुनाव को रद्द कर देता है। इसके बाद फिर अगला क्या है? तो चुनाव कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करता है। आ रहा समझ में? जो हमारे भारत का निर्वाचन आयोग है तो जब भी जैसे चुनाव करवाना है तो चुनाव कराने के लिए अब कर्मचारियों की आवश्यकता तो होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे भारत में जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, एक बहुत बड़ी संस्था है और बहुत सारे लोग इसमें कार्य करते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसके न ही कोई बहुत बड़े बड़े कार्यालय हैं तो इसमें कर्मचारी भी नहीं होते हैं। तो फिर हमारा भारत का निर्वाचन आयोग क्या करेगा? तो भारत का निर्वाचन आयोग जो चुनाव के टाइम पे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो इन कर्मचारियों की पूर्ति के लिए हमारे भारत के राष्ट्रपति से और हमारे राज्य के राज्यपाल से आग्रह करता है। इसके बाद फिर अगला काम क्या होगा? तो अगला काम ये है इसका हमारे भारत में निर्वाचन आयोग का कि ये राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, आ रहा समझ में, और इनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना। तो जैसे आपको पता है कि हमारे भारत में जितने आज राजनीतिक दल हैं, आज जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, इतनी पॉलिटिकल पार्टी पहले नहीं होती थी, इतने राजनीतिक दल पहले नहीं होते थे। आ रहा समझ में? अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपनी राजनीतिक पार्टी बनाना है, राजनीतिक दल अपना बनाना है, तो चुनाव आयोग उसे मान्यता देगा और इसके बाद फिर उसको चुनाव चिन्ह भी कौन प्रदान करेगा? तो उसको भी चुनाव चिन्ह हमारे भारत का निर्वाचन आयोग ही प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद अगर चुनाव से संबंधित कोई भी मामला है जिसमें विवाद उत्पन्न हुआ है
तो चुनाव से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ है तो ऐसे विवाद को या ऐसे विवाद का समाधान कौन करेगा? तो ऐसे विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह हमारा आयोग काम करता है। आ रहा समझ में? तो जब चुनाव होता है और चुनाव के समय मान लीजिए किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हुआ है तो ऐसे विवाद को निपटाने का काम भी हमारा यही करेगा, निर्वाचन आयोग। और उस समय हमारा निर्वाचन आयोग किसकी तरह काम करता है? तो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग ये न्यायालय की तरह कार्य करता है, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला कार्य देखिए इसमें। तो अगला कार्य इसका ये है कि हमारे भारत में निर्वाचन व्यवस्था संबंधित, मतलब चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद उत्पन्न हुआ है तो इससे संबंधित जांच भी हमारा आयोग करवाता है। और जो भी जांच अधिकारी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, तो उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भी नियुक्ति हमारे भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि चुनाव के समय जितने भी दल होते हैं तो दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का आदेश देना। मतलब हमारे भारत में जब भारत का निर्वाचन आयोग जब भी चुनाव का टाइम होता है तो चुनाव के टाइम पर आचार संहिता की घोषणा करता है। आ रहा समझ में? तो जितने भी उम्मीदवार हैं, ये जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, इन सभी प्रत्याशियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए हमारे भारत का चुनाव आयोग, ये भारत का निर्वाचन आयोग, ये आचार संहिता की घोषणा करता है। और उसी आचार संहिता के दौरान, ठीक है, जो भी आचार संहिता घोषणा होगी तो उसी आचार संहिता के दौरान सारे अधिकारियों को और इसके बाद फिर हमारे जितने भी राजनेता हैं इनको और इसके बाद में जितने भी ये उम्मीदवार होते हैं इन सबको आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। और इसी समय अपन देखते हैं कि हमारे भारत में जब चुनाव होता है, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो इन चुनावों के दौरान जो भी उम्मीदवार होता है ये किसी को पैसे देकर, रिश्वत देकर वोट नहीं मांग सकते। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो जो उम्मीदवार हैं उसको भी हमारा आयोग सजा देता है या दंड देता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में अगला इसमें कार्य इसका ये होता है कि निर्वाचन आयोग के पास, इसमें अपन देखते हैं कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं तो सभी राजनीतिक दल के जो सदस्य होते हैं चुनाव लड़ते हैं। हर सदस्य चाहता है कि हर प्रत्याशी चाहता है कि मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं। तो फिर अपन देखते हैं कि जब ये राजनीतिक दल के जितने भी उम्मीदवार हैं, इनके सदस्य, इनके उम्मीदवार जब चुनाव लड़ते हैं और जब ये प्रचार करते हैं तो इनके प्रचार के लिए रेडियो और हमारे टेलीविज़न, टीवी पर इनका कार्यक्रम कब होगा, कितनी तारीख को होगा, कितने समय के लिए होगा, ये डिसाइड भी हमारा भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए हमारे भारत में जो चुनाव जब होता है, लोकसभा का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है, या इसके बाद फिर अपने विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो इन चुनावों के समय, इन चुनावों के टाइम पर रेडियो पर और इसके बाद हमारे टेलीविज़न पर इनके कार्यक्रम का समय निर्धारित कौन करता है? तो ये हमारे भारत का निर्वाचन आयोग करता है, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर फ्रेंड अगला इसमें आ जाता है पॉइंट कि हमारे संपूर्ण भारत में, ठीक है, तो संपूर्ण भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी हमारे भारत के निर्वाचन आयोग को दी गई है। और इसके बाद में भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक जो चुनाव तंत्र बनाया जाता है, इस चुनाव तंत्र का या इस चुनाव जो इलेक्शन सिस्टम होता है इसकी पूरी जांच करना, इसका पूरा पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी भी हमारे इस आयोग की होती है, या यह कार्य भी हमारा आयोग ही करता है, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला इसमें आ जाता है कि राष्ट्रपति को सलाह देना है। तो कौन सलाह देगा? हमारे भारत का निर्वाचन आयोग। किसको सलाह देगा? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को यह सलाह देता है कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाए या नहीं कराए जाए, यह भी सलाह हमारे भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को देता है फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर हमारे भारत में जो निर्वाचन होते हैं, तो निर्वाचन में अपन देखते हैं जो राजनीतिक दल होते हैं, तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, इसके बाद में चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। आ रहा समझ में? हमारे भारत में कौन सा दल या कौन सी पार्टी नेशनल लेवल की होगी, कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर का होगा, और कौन सा राजनीतिक दल ये क्षेत्रीय स्तर का होगा, राज्य स्तर का होगा। इन सभी दलों को, इन सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर का दल और राज्य स्तर का दल का दर्जा देने का अधिकार भी हमारे भारत के निर्वाचन आयोग को होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे भारत का निर्वाचन आयोग होता है इसके कार्य भी यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं फ्रेंड। इसके बाद में इसका जो बचा हुआ पार्ट है यह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा कराऊंगा।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।